तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 4 है और ये लास्ट पार्ट है। आओ शुरू करते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या बताऊंगा, तो इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्रस्ट, प्रेशर, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी। ये 5 टॉपिक है। आओ शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है थ्रस्ट, और थ्रस्ट के साथ ही मुझे जिसको समझना है वो क्या है, प्रेशर। बच्चों देखो ना, जैसे मैं कहता हूं कि थ्रस्ट जो होती है वो एक फोर्स तो होती है, लेकिन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये आपकी सरफेस है, ये आपकी क्या है, सरफेस। अब इस सरफेस पे मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं, फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं, और फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं। मैं कहता हूं अगर आप इसको देखो तो ये 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन ये वाली जो फोर्स है वो इस सरफेस से 90 डिग्री पे है। तो मैं कहता हूं वो वाली फोर्स जो कि सरफेस की परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पे हो, उस पार्टिकुलर फोर्स को मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई ये वाली फोर्स कौन सी है, थ्रस्ट। बात समझ आया। तो जो थ्रस्ट होती है उसकी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस एरिया। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। ठीक है, जिस सरफेस की परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, तो जो ये वाली फोर्स है और ये सरफेस है, तो जो ये वाली फोर्स है ना, इस फोर्स का दूसरा नाम हो गया थ्रस्ट। ठीक है। अब मैं कहता हूँ प्रेशर क्या होता है, तो बच्चों जो प्रेशर होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है P, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और इस पास्कल को मैं शॉर्ट में PA लिखता हूँ। जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसको शॉर्ट में लिखता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर का, यानी थ्रस्ट को जब मैं एरिया से डिवाइड करता हूँ तो प्रेशर आता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि प्रेशर के सामने क्या लिखा हुआ है, थ्रस्ट। तो जो प्रेशर और थ्रस्ट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे क्या है, एरिया। तो जो प्रेशर और एरिया है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं कहता हूँ अगर थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर थ्रस्ट कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, कह सकता हूँ। अच्छा यहाँ हो, अब मैं इनवर्सली में क्या बोलूँगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो मैं कहता हूँ अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कह सकता हूँ ऐसे। तो ये दो रिलेशंस अपने को याद रखने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। समझ आया? फटाफट इसे नोट करो, फिर इसके आगे चलते हैं। हो गया? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ना थ्रस्ट और प्रेशर का टॉपिक खत्म होता है। अब बस इसके एग्जांपल्स देखना है क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया, जो प्रेशर होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है। अच्छा, अब ना आपकी एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स है, जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस होते हैं पेजेस के बीच में, उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो बैग्स होते हैं ना, जो आपके जो बैग्स होते हैं उसकी स्ट्रिप, जो ये वाली स्ट्रिप रहती है, जैसे बैग टांगते हो ना, तो जो यहाँ पे जो स्ट्रिप रहती है, तो बैग्स की जो स्ट्रिप होती है अगर वो बहुत पतली है, तो मैं कहता हूँ एक ऐसा बैग जिसकी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा पतली है, उस स्ट्रिप में उस बैग को उठाने में दिक्कतें आती है। ऐसा क्यों? तो हम कहते हैं कि ना ज़रा ध्यान से देखो, मैं ये कहता हूँ कि जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप अगर उसका एरिया कम है, तो यार एक बात बताओ, अभी बताया था अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो एरिया ज़्यादा। तो मैंने कहा स्ट्रिप अगर बहुत ज़्यादा पतली है तो एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो कंधों पे ना एरिया कम है तो कंधों पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो मैं बोलता हूँ प्रेशर ऑन शोल्डर्स इंक्रीजेस। समझ आ गया? तो मैंने कहा बैग की स्ट्रिप जितनी ज्यादा पतली होगी कंधों पे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा और उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। लेकिन अगर ये स्ट्रिप का एरिया ज्यादा होगा, स्ट्रिप वाइड होगी, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो कंधों पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से जो बैग की स्ट्रिप्स होती है ना वो चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनका एरिया ज्यादा होगा तो कंधों पे प्रेशर कम लगेगा। समझ आया आपको? एक तो ये क्वेश्चन होता है। अब इसके आगे ये नोट करो। ठीक है। अब इसके आगे अपने को ये पढ़ना है कि एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर, एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। अब बच्चों देखो, ये वो प्रेशर नहीं है जो मेंटल प्रेशर है ना। कहते हैं ना कि फिजिक्स में हमने रियल लाइफ प्रेशर को निकालना तो सीख दिया, लेकिन जो यहाँ का प्रेशर है
उसे कोई नहीं निकाल सकता, है ना। तो यही बात है अपनी, ये फिजिक्स का प्रेशर है। इस प्रेशर के एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले बच्चों जो कैमल होता है, कैमल ऊँट जो होता है, ये जो कैमल है आपने देखा है, जैसे रेगिस्तान पे आप पैर डालोगे ना तो आपके पैर धंस जाएंगे, जो रेतीला इलाका है, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान वाला, लेकिन जो कैमल है वो उस पर आराम से चल पाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जो कैमल होता है ना, जो उसका फुट होता है, जो उसका पैर होता है, उसका ना एरिया ज़्यादा होता है। उसका जो फुट होता है, उसके पैर ना, देखो ऐसे तो होते हैं पर नीचे से जाके ना उसके पैर चौड़े हो जाते हैं, समझ लो आप। तो कैमल का फुट एरिया ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, अभी बताया कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो कैमल का फुट एरिया ज़्यादा है। अगर एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, तो कैमल उस रेत पे प्रेशर क्या लगा रहा है, कम। तो प्रेशर ऑन सैंड क्या हो गया, कम, क्योंकि सैंड पे लगने वाला प्रेशर कम है तो वो आराम से वॉक कर सकता है ना। तो कैमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरे पे आओ। दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये जो मैंने आपको बैग वाला बता दिया, वापस बता देता हूँ। जो बैग होता है ना आपका, जो बैग होता है, बैग की जो स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, अगर स्ट्रिप्स का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, लेस प्रेशर ऑन शोल्डर्स। तो क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, जो बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप ज़्यादा बड़ी क्यों होती है, तो स्ट्रिप बड़ी इस वजह से होती है क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो कंधों पे प्रेशर कम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता कि स्ट्रिप का एरिया कम क्यों होता है, तो अगर कम है ना तो कंधों पे लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, एक एलिफेंट फुट का, और इसको कंपेयर किया गया हाई हील्स से। ये जो हाई हील्स फीमेल्स पहनते हैं ना, उससे। अब जो एलिफेंट फुट है ना बच्चों, उसका एरिया ज़्यादा होता है, उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा। अगर एलिफेंट फुट का एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम। इसका मतलब हाथी का पैर इतना चौड़ा है, वो ग्राउंड पे प्रेशर बहुत कम लगाता है, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने कहा प्रेशर ऑन ग्राउंड ये बहुत क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं हाई हील्स की बात करता हूँ, तो हाई हील्स आपने देखा है, हाई हील्स ऐसे होता है, देखो ड्राइंग पे मत जाना। अब मैं कहता हूँ ये जो चीज़ है ना, ये जरा ध्यान से देखो, हाई हील्स में इस चीज़ का एरिया क्या होता है, बहुत कम। ये बताओ अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ ये जो हाई हील्स है ना, ये ग्राउंड पे एक हाथी के पाँव से ज़्यादा प्रेशर लगाती है। पता है क्यों, देखो एरिया कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो मैं कहता हूँ हाथी का पाँव और हाई हील्स, ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर कौन लगा रहा है, तो हाई हील्स ज़्यादा लगा रही है। सोचो आप, तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर ऑन ग्राउंड ये क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक है। 3 हो गए। चौथा जो है कि वो ये होते हैं जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे पेड़ वेड़ किसी से काटते हो, या फिर जो कुल्हाड़ी होती है या जो चाकू होता है, उसकी जो एजेस होती है, एजेस यानी जो कोने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। शार्प पता है क्यों होते हैं, शार्प होते हैं तो उनका एरिया कम हो जाता है, और एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो जो एजेस ऑफ कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या बात हो गई, जैसे वुड कटर, नाइफ, ये सब हो गया। तो इनकी जो एज होती है ना, इनके जो कोने होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिस वजह से उनका एरिया कम हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत शार्प। अब शार्प का मतलब क्या है कि उनका एरिया क्या हो गया, कम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एरिया कम हो गया तो उनका प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो प्रेशर उनका क्या हो गया, ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो गया तो मैंने कहा चाकू को, मतलब सेब पे मैंने जब चाकू को रख के थोड़ा सा ताकत लगाई ना, तो क्योंकि उसका एज बहुत कम था तो इतना प्रेशर लगा कि एक ही बार में सेब कट गया। समझ आ रहा है आपको, तो मैंने कहा प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इट इज़ ईजी टू कट। समझ आ गया। 5वां एग्जाम्पल देखो, 5वां एग्जाम्पल ये है कि मैं कहता हूँ मैट्रेस, उस मैट्रेस पे जो गद्दा है ना, उस पर कभी खड़े हो जाओगे ना तो अपने पैर को देखना, जो आपका पैर है ना वो उस गद्दे को दबा देगा, लेकिन उसी गद्दे पे लेट जाओगे ना तो वो गद्दा ज़्यादा नहीं दबेगा। मतलब जब मैं गद्दे पे खड़ा हूँ ना तब गद्दा ज़्यादा दब रहा है, लेकिन अगर मैं उसी गद्दे पे लेट गया तो गद्दा कम दबता है। ऐसा क्यों, जब मैं गद्दे पे खड़ा हूँ तो गद्दे पे कितना एरिया है, सिर्फ मेरे पैरों का ही तो है, तो एरिया कम है। एरिया कम है तो गद्दे पे प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा। लेकिन अब मैं पूरे गद्दे पे लेट गया तो मेरा पूरा का पूरा सरफेस उस गद्दे पे है,
तो अब मेरा एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। जैसे मेरा एरिया ज़्यादा हो गया, गद्दे पे लगने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम। और जैसे ही गद्दे पे लगने वाला प्रेशर कम हो गया तो गद्दा कम दब रहा है ना। तो नेक्स्ट यही था कि जब आप स्टैंडिंग ऑन मैट्रेस, ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि ना एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जो मैट्रेस है ना वो दब जाती है, मैट्रेस दब जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लाइंग ऑन मैट्रेस, जब आप उस पर सो रहे होते हो, उस केस में क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो प्रेशर बहुत कम होता है। समझ आ गया, समझ आ गया। 5 हो गए। एक और देख लो, छठा एग्जांपल बच्चों प्रेशर का मैं ये दे सकता हूँ। बोर्ड पिन देखा आपने, बोर्ड पिन जो स्कूल में जो बोर्ड पिन नहीं होते जिसपे मान लो नोटिस वगैरह लगा देते जिस पिन से, तो जो बोर्ड पिन्स होते हैं, बोर्ड पिन्स, इनका ना कभी भी जो ये लास्ट वाला पॉइंट देखोगे ना, इनका ये जो लास्ट वाला एज होता है ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो बोर्ड पिन्स जो होते हैं उनका जो एज होता है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो मैं कहता हूँ शार्प है तो एरिया क्या हो गया, कम। और अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो मैंने कहा बोर्ड पिन को जैसे ही आप बोर्ड में लगाओगे ना तो थोड़ी सी ताकत लगाओगे, बाकी वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाई प्रेशर अप्लाइड ऑन बोर्ड। समझ आया। आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल है कि जो टैंक होता है, जो आर्मी का टैंक होता है, उसमें चेन लगी होती है ना, चेन क्या करती है, एरिया बढ़ा देती है, उस वजह से ग्राउंड का प्रेशर कम हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो प्रेशर के ना इतने एग्जांपल्स आपको आने चाहिए थे, सब में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। इसे नोट करो, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं, करेंगे इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल 9.6 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ध्यान से समझना, ये ना प्रेशर के फॉर्मूले पे ही होगा। इसमें क्या बोला है, एक ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, उसको ना एक टेबल के टॉप पे रख दिया। फॉर एग्जांपल ये टेबल है और एक लकड़ी के टुकड़े को यहाँ रख दिया। जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, तो ना इसकी 3 डायमेंशंस होगी, एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेथ और एक क्या होगी, हाइट। तो इसकी 3 डायमेंशन दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब कहा है कि ना ये जिस टेबल टॉप पे है ना, तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े का वजन है 5 किलो और इसकी डायमेंशन है ये तीनों, ठीक है। अब मैं कहता हूँ देखो इसको रखने के कितने तरीके हैं। एक बार तो मैं ऐसे सीधा रख दूं, है ना, ऐसे रख दूं, ये हो गया बेस, ऐसे रख दूं, और एक बार मैं इसको ऐसे लेटा के रख दूं। 2 तरीके से रख सकता हूं। तो मैंने कहा एक बार मैं ऐसे रख सकता हूं, एक बार कैसे रख सकता हूं, ऐसे। क्या इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें। तो मैंने कहा कि ना एक बार उसके जो बेस है ना उसकी वैल्यू है 20 × 10 और एक बार जो उसका बेस है उसकी वैल्यू है 40 × 20। तो प्रेशर बताओ। तो 2 केस है, केस 1 और केस 2। ध्यान से समझना, मैं आपसे ये बोलता हूं प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, अब बच्चों थ्रस्ट क्या होता है, तो जो थ्रस्ट है वो एक तरह का क्या है, फोर्स। और बच्चों जो फोर्स है, क्या मैं फोर्स को वेट कहता हूँ, वेट, और वेट की वैल्यू क्या होती है, mg। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे, है ना। मैं कहता हूँ ये बताओ इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, तो नीचे की तरफ इसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी तो फोर्स है, तो फोर्स को मैं mg से भी दिखा सकता हूँ, सही है। अब मैंने कहा ये बताओ g की वैल्यू कितनी देनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं कहता हूँ ये बताओ यहाँ पे ये कितना आएगा, तो मैंने कहा मास कितना है, भाई मास है 5 kg और g की वैल्यू 9.8। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 49, और क्योंकि एक तरह का फोर्स है तो आएगा किसमें, न्यूटन में। तो थ्रस्ट तो आ गया, ये आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, नीचे वाली वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो एरिया हो गया आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों मेरे को एक बात बताओ, न्यूटन होता क्या है, तो आप बोलोगे देखो भैया न्यूटन होता है केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, यही होता है केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, यही तो न्यूटन होता है, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने कहा ये बताओ यहाँ पे ये यूनिट किस में आई है, मीटर्स में, लेकिन ये किस में दी हुई है, सेंटीमीटर्स में। तो कॉमन सी बात है ना, यूनिट को सेम बनाना है, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में। जब भी मुझे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है ना, तो सेंटीमीटर के नीचे में कितना लगा दूं, 100। सेंटीमीटर के नीचे में कितना लगा दूं, 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ क्या बच गया 100, ये 1 ये 50, तो यहाँ से कितना आ गया 1/50 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, तो एरिया भी आ गया। अब मैंने कहा प्रेशर चाहिए, प्रेशर होता है थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट कितना था
49 और ये कितना था 1/50। बच्चों जब 1 2 3 चीज़ें होती है ना तो ये वाली ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 50। अब 49 इंटू 5 करोगे ना तो ये आएगा 245 और एक क्या आ गया 0। तो यहाँ से जो प्रेशर आ गया वो कितना आ गया 2450। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, समझे? प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल। तो इसके आगे मैंने लगा दिया PA। अच्छा मैं और क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि प्रेशर है 2450, ऊपर हो गया न्यूटन, नीचे क्या हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा जब मैं इसको ऊपर ले गया ना तो ये हो गया न्यूटन मीटर की पावर -2। तो क्या मैं एक दूसरी यूनिट ये भी दिख सकता था न्यूटन मीटर की पावर -2। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सही है ये भी सही है। समझ आ गया, समझ आ गया। देखो मैंने ना थ्रस्ट निकाल दिया, थ्रस्ट चाहिए था, मैंने एरिया निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, बस यहाँ पे भी वही करो। तो मैंने कहा ये बताओ मास यहाँ पे भी कितना है भाई, मास तो 5 kg है ना, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो मैंने कहा यहाँ पे भी थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 9.8 इस यानी 49 न्यूटन। तो इसमें तो कुछ बदलाव नहीं है। एरिया अलग है, एरिया क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है 100, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 2 जा 8 और नीचे क्या आ गया 100। अच्छा और काट सकते हैं तो 2 4 जा और ये गया 50। अच्छा और काट सकते हैं 2 2 जा और ये क्या हो गया 25। तो यहाँ से कितना आ गया 2/25। सही है। अब मैंने कहा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट बाई एरिया। थ्रस्ट कितना था 49, एरिया कितना था 2/25। अब ये भी क्या बताया, इसको कहाँ भेजना होता है ऊपर, 49 इंटू 25/2, ठीक है 2। तो इसका आंसर आएगा 612.5 और इसकी यूनिट भी क्या हो गई न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है आराम से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। वापस एक बार सुन लो कैसे हुआ। मास पता था, थ्रस्ट फोर्स वेट एक ही चीज है, तो मैंने कहा कितना आ गया 49 mg से, ठीक है। फिर एरिया कितना था दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, देखिए ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया 2450 पास्कल या फिर 2450 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी भाई देखो ना थ्रस्ट तो उतना ही था जितना यहाँ था, क्योंकि बॉक्स तो वही है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ एरिया बदल गया, तो एरिया को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 2/25। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया, 49 टू 25 ऊपर 49 इंटू 25/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 612.5 और इसके आगे लगा दो पास्कल, क्योंकि प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। ऐसे भी दिखा दो, ऐसे भी दिखा दो, ठीक है। आगे चलते हैं आगे सुनना। अब जो टॉपिक है ना अपना उसका नाम है फ्लूइड्स। बच्चों फ्लूइड्स क्या होते हैं, एनीथिंग विच फ्लोज, जो चीज बह सकती है ना उसे मैं फ्लूइड्स कहता हूँ। हवा बहती है, हवा भी फ्लूइड है, पानी बहता है, पानी भी फ्लूइड है। इसका मतलब जो गैसेस हैं और गैसेस के अलावा जो लिक्विड है, ये दोनों कैसे हो गए फ्लूइड्स हो गए। लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो थोड़ी बहते हैं, है ना, तो वो फ्लूइड्स नहीं होते, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ बच्चों फ्लूइड्स में ना फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो ना ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी एक तरह का फ्लूइड है, कह दिया मैंने। इस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है पानी। तो आपको पता है फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूइड जो होते हैं ना जिस भी कंटेनर में होते हैं उसकी दीवार पे हर एक डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाते हैं। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे फ्लूइड है ना तो ये यहाँ भी प्रेशर लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि फ्लूइड्स अप्लाई pressure on the walls of container, on the walls of container in which they are contained, ठीक है। तो फ्लूइड्स जो है जिस भी कंटेनर के अंदर होती है उसके उस कंटेनर के अंदर की तरफ से उसकी दीवारों पे हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है। समझ आया, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। अब मैंने कहा ये वाला टॉपिक तो हो गया, अब इसके आगे मुझे समझना क्या है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक फ्लूइड है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड है। अभी क्या आप समझ लो ये जो फ्लूइड है वो पानी है,
ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ में ना मैंने एक बॉक्स डाल दिया, इसमें मैंने क्या किया, एक बॉक्स डाल दिया, ये आपका बॉक्स है, ये आपका क्या हो गया, बॉक्स। अब मैं कहता हूँ बच्चों आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने ना किसी, जैसे मग्गा होता है पानी का मग्गा, तो बाल्टी में वो मग्गा देखते हो आप, तो पानी में क्या होता है, तैर रहा होता है, ऐसे होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो पानी में डालते हो ना तो पानी में डूब जाती है, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो पानी में डालते हो तो पानी में तैर जाती है। जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ एक गुब्बारा है, गुब्बारा, उसमें हवा भर दी तुमने, हवा भरने के बाद तुमने उसको पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन जैसे ही तुमने हाथ हटाया गुब्बारा कहाँ आ गया, ऊपर। इसका मतलब पानी के अंदर कोई एक ऐसी फोर्स तो है जो हर एक चीज को वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना वो पानी या किसी फ्लूइड के अंदर होती है ना, तो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ, ये जो फोर्स है ना, ये कौन सी फोर्स है, तो ये फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड force applied by fluid on box, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है वो उस बॉक्स पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी। तो सीधा सीधा मतलब है कि फ्लूइड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डालोगे ना, फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, इसी फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर रखता हूँ तो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस का नाम है बायोंसी। तो इसी को इंग्लिश में ये बोलूंगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनसाइड a fluid, the fluid applies a vertically upward force on the walls of that box. This vertically upward force is known as the buoyant force and this phenomenon is known as buoyancy। कह सकता हूँ। तो बस यहीं पे दिखना था कि buoyant force क्या होती है। buoyant force होती है upward force applied by a fluid on any object inside fluid, on any object inside fluid। फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आती है ना, फ्लूइड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम है बायोंसी। तो ये जो हो रहा है ना कि फ्लूइड जो ये प्रेशर लगा रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी प्रोसेस को हम फिजिक्स में कहते हैं कि भैया ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस का नाम है बायोंसी। तो बायोंट फोर्स वो ऊपर की तरफ फोर्स है जो फ्लूइड है ना वो उस बॉक्स पे ऊपर की तरफ लगाती है, और जब फ्लूइड इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है ना, तो इस प्रोसेस का नाम है बायोंसी, ठीक है। इसे नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनना बच्चों ध्यान से, अब समझना। मैं कहता हूं कि ना इसको एक एक्टिविटी से प्रूफ करते हैं। तो जो आपकी बुक है ना, उसके अंदर एक एक्टिविटी है 9.7, उसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ना एक धागा है, यहाँ पे एक पत्थर है, और यहाँ पे एक धागा है, और यहाँ पे पत्थर तो है, लेकिन ये पत्थर ना पानी के अंदर है। ये पत्थर किसके अंदर है, पानी के अंदर है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, इसे मैं कहता हूँ सपोर्ट। ये चीज़ सपोर्ट का काम करती है। ये है स्ट्रिंग यानी धागा यानी थ्रेड, और इसे आप कह दो कि ये आपका क्या है, स्टोन, ठीक है, या कुछ भी बॉक्स कह दो या कोई भी ऑब्जेक्ट कह दो। आओ इस पे आओ, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट, ये आपका क्या होगी, थ्रेड, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, स्ट्रिंग। और ये जो चीज़ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर आप इसे स्टोन कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पानी। अच्छा, पानी बहती है, पानी है फ्लूइड। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूँ इस पे इसका कुछ मास होगा, और नीचे की तरफ जो इसकी ग्रेविटेशन होगी वो क्या होगी, mg। तो मैं कहता हूँ नीचे की तरफ इसका वेट क्या हो गया, mg। अब मैं कहता हूँ नीचे की तरफ तो इसका वजन है, क्या इसको कोई ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ भी ऊपर की तरफ नहीं है। इसका मतलब ये जो धागा है ना, ये एकदम, ये धागा देखो ऐसा होगा, जैसे ये धागा है तो एकदम खिंचा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वजन लग रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, धागा ना थोड़ा सा ऐसे लूज रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो जरा ध्यान से देखो, इसका मास है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन है, तो मैं कहता हूँ नीचे की तरफ ना इसका वेट लगता है, जो वेट होता है mg। लेकिन क्योंकि ये फ्लूइड है तो इसमें ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स का नाम है बायोंट फोर्स। ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, बायोंट फोर्स। और ये कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। तो मैं कहता हूँ नीचे की तरफ वजन तो है, लेकिन ऊपर की तरफ भी कुछ फोर्स है, इसका मतलब ये धागा उतना नहीं खिंचा होगा। तो क्वेश्चन है
कि इस धागे की लेंथ ज्यादा होगी कि इस धागे की, तो मेरे भाई इस धागे की जो लेंथ है ना, इसको मैं कहता हूं लेंथ ए, और इस धागे की जो लेंथ है इसको मैं कहता हूं लेंथ बी। अब मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वजन नीचे ही है तो धागा एकदम सीधा है, तो ये वाला धागा ज्यादा लंबा होगा, लेकिन इसका वजन नीचे तो है, लेकिन पानी इसको ऊपर धकेल दिया है, तो ये धागा ना थोड़ा सा छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां से मैं देखूंगा लेंथ ए इज ग्रेटर देन लेंथ बी। इसी लेंथ को ना आपकी बुक में इलोंगेशन बोला हुआ है, इलोंगेशन मतलब खिंचाव, तो जो ए है ना उसमें खिंचाव ज्यादा है किससे, बी से। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है बायोंट फोर्स। इसका क्या रीजन है बच्चों, बायोंट फोर्स। समझ आया, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब सुनना बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि मैं 3 केसेस बनाता हूं, 3 केसेस। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, यहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। इसमें भी नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, g। इसमें भी नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, g। नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, g। मैं कहता हूँ ये फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइड। ये भी क्या है, फ्लूइड, और ये भी क्या है, फ्लूइड। नीचे की तरफ अगर g लग रही होगी तो मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें नीचे की तरफ लग रही है वेट, और वो वेट किससे दिखाता हूँ, mg से, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो पॉइंट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ इस पे बायोंट फोर्स लग रही होगी। कौन सी फोर्स, बायोंट फोर्स, ठीक है। इसमें भी अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो नीचे की तरफ इसका वजन लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी, बायोंट फोर्स fb से। ये आप अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, बायोंट फोर्स। अब मैं कहता हूं ये है केस 1, ये है केस 2, और ये है केस 3। कह दिया। अब मैंने कहा बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट केस में मैं ये कहता हूं, कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो ज्यादा है बायोंट फोर्स से। अब मैंने कहा ये बताओ वेट कहां लग रहा है, नीचे, बायोंट फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। तो मैंने कहा अगर नीचे वाला वेट ज्यादा है ऊपर वाली फोर्स से, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं कहता हूं इसका नीचे वजन लग रहा है, ऊपर बायोंट फोर्स लग रही है, तो जो चीज ज्यादा होगी ये उस तरफ नहीं जाएगी। तो मैंने कहा इसका वेट ज्यादा है और वेट लग रहा है नीचे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे कहां चली जाएगी, नीचे। यानी जब वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा हो तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगी। तो इस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगी। कह दिया। अब दूसरे केस पे आओ, मैंने कहा जितना तुम्हारा वजन है उतना ही बायोंट फोर्स है, तो मैंने कहा ये ना बीच में अटका हुआ है, जितना ऊपर खींच रहा है उतना ही नीचे खींच रहा है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये जहां पहले था वहीं रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रही है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वेट है वो बराबर है बायोंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब है अगर वो पहले डूबा हुआ था तो डूबा ही रहेगा, और अगर वो पहले ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। मतलब जहां था ना वही रहेगा, वहां से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, नो चेंज। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, नो चेंज। और यहां पे आप क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट कहां चला गया, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव तो करा लेकिन कहां, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। यहाँ अब मैंने कहा इस केस में मैं क्या बोलता हूं कि जो बायोंट फोर्स है ना वो वजन से ज्यादा है। बायोंट फोर्स कहां है? ऊपर। वजन कहां है? नीचे। तो ऊपर वाली चीज ज्यादा है नीचे से, तो ये धीरे धीरे कहां चली जाएगी? ऊपर। तो इस चीज में अगर ये धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, तो मैंने कहा चीज जो है वो पानी पे तैरने लगेगी, यही मतलब है। तो मैं कहता हूं इस केस में मैं ये नहीं कह सकता ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर या फिर फ्लूइड, कह सकता हूं ना, ऐसे कह सकता हूं ना। तो मैंने कहा जब वजन ज्यादा है तो डूब जाएगी, जब वजन और बायोंट फोर्स बराबर है तो जहां है वही रहेगी। लेकिन अगर वजन कम है बायोंट फोर्स से और बायोंट फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट
तैर जाएगी। तो जो चीज पानी पे तैरती है ना, उस पे बायोंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कहता हूं अगर कोई चीज पानी में डूबती है तो उसका जो वेट है ना, वो उस पे लगने वाले बायोंट फोर्स से ज्यादा है, उस वजह से वो डूब जाती है। अगर कोई चीज पानी पे तैरती है, इसका मतलब कि जो उस पे लगने वाला बायोंट फोर्स है ना, वो उसके वजन से ज्यादा है। वजन कम है, बायोंट फोर्स ज्यादा है, क्योंकि बायोंट फोर्स ज्यादा है तो वो तैर जाती है। समझ लो, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। देखो अगले जो टॉपिक है ना, एक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एक का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। इसे बताते ही 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, चैप्टर खत्म, ठीक है, आखिरकार चैप्टर खत्म। अब सुनो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है पहले समझो। मैं कहता हूँ जैसे ना यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है। इस कंटेनर में यहाँ से सुविधा है कि जो पानी है ना, जो पानी है वो इस कंटेनर से यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और मैं उसको एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर देता हूँ, और इस कंटेनर के नीचे एक वजन की मशीन रखी हुई है। इस कंटेनर के नीचे एक वेट मशीन रखी हुई है, वेट मशीन। अब सुनना क्या हुआ, मैंने ना इसमें एक ऑब्जेक्ट डाला, तो ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, ये इसमें गया, ये इसमें गया। तो मैंने कहा ना जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसमें गया, इस पे ऊपर की तरफ क्या लगी, एक बायोंट फोर्स। तो मैं कहता हूं जब कोई ऑब्जेक्ट या तो आधा या पूरा इस पानी या इस फ्लूइड में इमर्स्ड है, इमर्स मतलब डूब गया है, तो मैं कहता हूं जब कोई ऑब्जेक्ट या तो आधा डूब गया है या पूरा डूब गया है, अगर इस ऑब्जेक्ट में डूब गया है तो जो फ्लूइड है वो उस पर ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जिसका नाम है बायोंट फोर्स। और ये जो बायोंट फोर्स है ना, ये उतना ही होगा जितना पानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करेगा। समझे? नहीं समझे? कोई नहीं, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां से जैसे मैं कहूं यहां से एक रास्ता है, ठीक है, जिससे ना फ्लूइड निकल सकता है। यहाँ से एक रास्ता है जो फ्लूइड निकल सकता है। अब मैंने कहा यहाँ से ना मैंने एक बॉक्स डाला, तो ये बॉक्स क्या हुआ, यहाँ गया। जैसे एक गिलास पानी से भरा हुआ है, जैसे मैं उसमें कुछ भी डालूंगा पानी गिरने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही अंदर गया ना, यहाँ से पानी या फिर जो फ्लूइड है वो क्या हो गया, आउट हो गया। उसको मैंने कंटेनर में कंटेन कर दिया, और जब मैंने इसका वजन किया ना, तो इसका वजन आया 4 न्यूटन। वजन इसका कितना आया, 4 न्यूटन। तो पता है मैं क्या बोलूंगा, जितना इस पानी का वजन आया ना, उतनी ही बायोंट फोर्स इस पे लगी होगी। तो मैं ये बोलता हूं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in fluid, then it experiences an upward force. That force is equal to weight of liquid displaced by it. बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ना एक आपके पास कंटेनर है, देखो जैसे ये बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल ना, मान लो कि इस बोतल को मैंने यहाँ से काट दिया तो ये कंटेनर बन गया। अब ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। अब जैसे मैंने क्या किया, मारकर इसमें डुबाया, तो इमेजिन करो जैसे जैसे मैं मारकर इसमें डुबाऊंगा, इसका पानी बाहर गिरेगा। तो मैं कहता हूँ इस मारकर पे, सुनो, ये मारकर इस पानी में गया तो पानी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पानी है ना, ये इस मारकर पे बायोंट फोर्स लगाती तो है, कितनी लगाती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा जब इस मार्कर को मैंने इस पानी में डाला ना, तो ये पानी इस मार्कर पे जो भी ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगाएगी ना, वो फोर्स उतनी ही होगी जितने वजन का पानी इस मार्कर की वजह से इसमें से बाहर गिरा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इस मार्कर की वजह से इसमें से ना 1 न्यूटन का पानी नीचे गिर गया, समझे। तो इस मार्कर की वजह से इसमें से पानी गिरा, उसका मैंने वजन किया तो आंसर क्या आ गया, 1 न्यूटन। तो मैंने कहा इस मार्कर की वजह से इसमें से 1 न्यूटन पानी बाहर गिरा ना, इसका मतलब ये जो पानी इस मार्कर पे जो बायोंट फोर्स लगा रही होगी ना, वो भी 1 ही न्यूटन होगा। अगर इस मार्कर की वजह से इसमें से 5 न्यूटन का पानी बाहर गिर जाता तो इस मार्कर पे लगने वाला बायोंट फोर्स भी 5 होता। अगर इस मार्कर की वजह से इसमें से 10 न्यूटन का पानी बाहर गिर जाता तो इस मार्कर पे लगने वाला बायोंट फोर्स भी 10 न्यूटन का ही होता, समझे। तो मैं कहता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या तो पूरी तरह से या पार्शियल तरीके से फ्लूइड यानी पानी में डुबा दी गई है,
तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऊपर की तरफ एक बायोंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी और ये बायोंट फोर्स उतना ही होगा जितने वजन का पानी इस ऑब्जेक्ट की वजह से बाहर गिरा होगा। तो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर आउट। जितना पानी बाहर गया होगा ना उतने ही बायोंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा होगा। समझ आ रहा है आपको? यही होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो देखो पढ़ लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly और partially immersed in a fluid then it experience an upward force, और इसी अपवर्ड फोर्स को मैं क्या बोलता हूं? बायोंट फोर्स। ये जो बायोंट फोर्स है ना ये उतना ही होगा जितने वजन का पानी इसकी वजह से बाहर गया होगा। समझ आ गया? तो ये था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चे उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, ये होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये जो डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी को मैंने ऐसे लिखा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को ऐसे लिखा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और डेंसिटी ऑफ अ वाटर को ऐसे लिखा। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से समझना, मैं आपसे एक बेसिक बात बताऊं, डेंसिटी क्या होती है? तो आप बोलोगे देखो भैया डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी बाय मीटर क्यूब। अच्छा, केजी की जगह मैं ग्राम भी तो ले सकता था और मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर भी तो ले सकता था। तो डेंसिटी की पहली यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब ऐसे, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो डेंसिटी होगी ना वो या तो ऐसे दी होगी या तो ऐसे। समझ गए आप? अच्छा, अब मैं कहता हूँ बच्चों इसके ना 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, मैं कहता हूँ पहले केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वो 1 से ज्यादा है। अब मैं कहता हूँ रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी से ज्यादा है? 1 से। मुझे एक बात बताओ, ये चीज इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो गई? मल्टीप्लाई। तो ये क्या है? ऐसे, और 1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे दिखा दिया। तो मैंने कहा जब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा थी इस केस में सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। अब पानी को ना ये बात पसंद नहीं है। पानी कहता है कि अगर तुम मेरे से ज्यादा हो ना तो तुम्हें डूबना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरे से कम हो ना मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा, है ना। तो यहाँ पे अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है ना तो इस केस में वो जो सब्सटेंस है वो डूब जाएगा। समझे? एक दूसरा केस होता है, उस केस में क्या होता है? जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना वो 1 के बराबर होती है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब सब्सटेंस की जितनी डेंसिटी है पानी की भी उतनी ही डेंसिटी है, ठीक है। और ये आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है। इस केस में सब्सटेंस जहां है ना वहीं रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं है। खैर इसका क्वेश्चन नहीं आता। एक थर्ड केस देखो, थर्ड केस, और ये काफी अच्छा केस है। इसमें क्या होता है? जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है ना वो 1 से कम होती है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितने से कम है? 1 से। वाटर को उधर भेजो, तो मैंने कहा जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ना वो डेंसिटी ऑफ वाटर से छोटा है। अब मैंने कहा सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है ना तो सब्सटेंस पानी पे तैरेगा, लेकिन अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है पानी से, तो इस केस में जो सब्सटेंस है ना वो पानी पे फ्लोट करेगा। समझ आ गया? तो बच्चों यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं तुम्हें 1-2 इसके अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, फटाफट इसे नोट करो। बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का यह है क्वेश्चन नंबर 20, यह है क्वेश्चन नंबर 21 और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये जो 3 क्वेश्चन है ना ये जो हमने आज पढ़ा है उस पे अब करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब एक जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का ब्लॉक, प्लास्टिक का कोई टुकड़ा, उसको ना जब आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे जो बाथरूम में जो बाल्टियों में जो मग यूज होता है, मग, उस मग को डालो वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो उसकी डेंसिटी होती है ना प्लास्टिक की वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं दिखता डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक किससे कम होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर से। अच्छा, सेकंड पॉइंट में आगे दिखता अगर प्लास्टिक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है उस केस में वो ऊपर जाएगा, बता दिया था अभी। अच्छा, ऊपर कब जा रहा होगा बच्चों? ऊपर तो तभी जा रहा होगा ना जब बायोंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा होगी, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो बस सेकंड पॉइंट कि बायोंट
फोर्स ऑन प्लास्टिक, उस प्लास्टिक पे जितना भी बायोंट फोर्स लग रहा होगा ना वो उस प्लास्टिक के वजन से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन वेट ऑफ प्लास्टिक, ऐसा कह सकता हूं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, इस वजह से इन दोनों की वजह से प्लास्टिक कहां जा रहा है, ऊपर, यानी अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो थर्ड पॉइंट, ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स, इन दो जो फैक्टर्स की बात करी ना, इन वजह से जो एक्सेलरेशन है उस प्लास्टिक का वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ऑफ प्लास्टिक इज अपवर्ड्स, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगा तो एट द एंड वो कहाँ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो यही तो बोला है, अगर पानी के अंदर भी डाल दोगे ना तो वो ऊपर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, उस वजह से वो ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर जा रहा है तो बायोंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा है, इस वजह से भी ऊपर जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स की वजह से अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो जो एक्सेलरेशन है ना वो अपवर्ड है, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आखिरकार वो फ्लोट ही तो करेगा। तो यही पूछा है, फ्लोट क्यों करेगा। मिल गया आंसर। और इस पे आओ, इसको देखो, इसमें आपसे क्या बोला है कि ना एक 50 ग्राम का सब्सटेंस है, तो मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताऊं, मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो मैं कहता हूं कोई भी सब्सटेंस है तो मैं दिखता हूं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की मैं क्या निकाल दूं, डेंसिटी। इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। भाई डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है 50 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 कटा, 5 से ये कटा, आंसर आ गया 2.5। ऊपर है ग्राम, नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने कहा सब्सटेंस की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने कहा 2.5 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, भाई 2.5 ज्यादा है, तो मैंने कहा जो सब्सटेंस की डेंसिटी है ना वो ज्यादा है किससे, पानी की डेंसिटी से। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होती है तो याद करो, जब सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होती है तो डूब जाता है ना। इस केस में जो आपका सब्सटेंस है विल सिंक। तो यही आपसे पूछा था कि वो सब्सटेंस फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। तो सबसे पहले इन दोनों से मैंने सब्सटेंस की डेंसिटी निकाली, पानी की मुझे गिवन थी, मैंने कहा जो सब्सटेंस की डेंसिटी आई वो पानी से ज्यादा आई। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो सब्सटेंस डूब जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे, फटाफट इन्हें नोट करो। एक अगला क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी पे है। देखो कैसे होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आने के बहुत चांसेस हैं। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ना एक 500 ग्राम का पैकेट है, तो मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दो चीजें पता है तो डेंसिटी बता दो भाई इस सब्सटेंस की, मास बाय वॉल्यूम। 500 ग्राम भाई 350 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 कटा, 5 7 जा 5 10 जा 10/7। जब ये 10/7 को काटोगे तो ये आएगा 1.4 समथिंग। ठीक है, तो 1.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो जो 1.4 आ रहा है और इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, सब्सटेंस की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी दी हुई है 1, तो आगे मैं बोलता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा नहीं है भाई, ये 1.4 है ये 1 है, तो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सब्सटेंस है ये पानी पे ना डूब जाएगा, सब्सटेंस पानी में डूब जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो उसने ये पूछा था कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये पानी पे तैरेगा कि डूबेगा, तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये पानी में डूब जाएगा। समझ आ गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। आगे इसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होता है, कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। मतलब एक कंटेनर था, उसमें आपने पैकेट को डाला, अब जैसे ही आपने पैकेट को डाला तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से उस पैकेट पे जितनी बायोंट फोर्स लगेगी वो पैकेट उतना ही पानी बाहर निकाल देगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंट फोर्स उतना ही होगा जितना पानी बाहर गया। सही बात है। अब मैंने कहा ये बताओ बच्चों, ये बताओ जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये बताओ पानी गया कितना है, तो मैंने कहा जो वॉल्यूम था उसका वो कितना था 350 सेंटीमीटर क्यूब।
तो जितना पानी बाहर गया होगा वो भी कितना गया होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। पानी वॉल्यूम में आता है ना, तो मैंने कहा कितना पानी बाहर गया है, तो पानी बाहर गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सही बात है। अब उसने कहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर। पानी की ना आपने वॉल्यूम बता दी, पानी का मास बताओ। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, लेकिन आपसे पूछा किसका है, मास, तो यानी आपको ग्राम में बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा ये बताओ जो डेंसिटी होती है, मैं कहता हूँ डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है। अब बच्चों मैं ये कहता हूँ अगर मैं डेंसिटी देता हूँ पानी का तो मास भी देना पड़ेगा पानी का और वॉल्यूम भी देना पड़ेगा पानी का, है ना। अगर डेंसिटी में देता हूँ वाटर का तो मास भी देना पड़ेगा वाटर का और वॉल्यूम भी देना पड़ेगा वाटर का। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मास ऑफ वाटर, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, यानी मेरे से यही तो पूछा। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास ऑफ वाटर। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 350 इंटू 1, आंसर भी क्या आ गया 350, और इसकी कौन सी यूनिट आ गई, ग्राम। ये कितना हो गया, मास ऑफ वाटर। समझे। तो इसमें ना सेकंड पार्ट में आपसे बोला था कि उस पैकेट ने पानी का कितना मास बाहर कर दिया, तो पानी का 350 ग्राम मास बाहर कर दिया। समझे आप। तो बच्चों देखो ना, जितनी इसकी वॉल्यूम थी उतनी वॉल्यूम का पानी क्या होगा। अब पानी की वॉल्यूम पता है, पानी की वॉल्यूम पता है, पानी की डेंसिटी पता है, पानी का मास निकाल दिया। और इसने ये पूछा था उस पैकेट को जब आपने पानी में डाला ना तो उस पैकेट ने कितने मास का पानी गिरा दिया, तो मैंने कहा देखो 350 ग्राम का उसने पानी बाहर फेंक दिया। समझ आया आपको। ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और जरूर बताना बच्चों की कैसी लग रही है ये सीरीज। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट।